नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी हिंदी में। तो दोस्तों, आज से हमारा हिस्ट्री का क्लासेस शुरू हो रहे हैं और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर्स आपको आईएएस, पीसीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसका लेवल हम लोग बहुत ही हाई रखने वाले हैं ताकि ये आपको आईएएस, पीसीएस सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हेल्प करे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है काल विभाजन। हम लोग इस लेक्चर को इतिहास के काल विभाजन से स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, इतिहास का जो काल विभाजन है वो दो तरीकों से किया गया है। जो फैसला हमारा है वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। अगला है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अभी हम आपको बताएंगे कि इन तीनों कालखंडों को क्यों बांटा गया, आखिर विद्वानों ने ऐसा क्या देखा जो इन तीन कालखंडों में बांटा। तीसरा है हमारा, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके साथ एक प्रकार का और काल विभाजन आपको देखने को मिलता है, वो है हमारा प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, आपने नॉर्मली इन्हीं दो तरीकों से इतिहास के कालखंडों को विभाजन में देखा होगा। देखिए, विद्वानों ने इन दोनों में वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है काल विभाजन में, लेकिन क्या है कि इसमें आपको सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक के साथ तकनीकी परिवर्तन भी इसमें दिखा गया है। तकनीकी परिवर्तन। और ये वाला जो आपका काल विभाजन है, इसमें सामाजिक आर्थिक का तो ध्यान रखा गया है, साथ में राजनीतिक परिवर्तन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन दोनों का इन दोनों कालखंडों का विभाजन का एकमात्र मोटिव है, वो है इतिहास के अध्ययन को आसान बनाना। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इन तीनों काल विभाजन की। आखिर विद्वानों ने ऐसे कौन से वो सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन देखे जिनके आधार पर इतिहास को इन तीन कालखंडों में विभाजन किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर और लाइक जरूर करें। तो पहला हमारा काल विभाजन है वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए इसकी बात करते हैं कि विद्वानों ने इसमें क्यों बांटा, आखिर उन्होंने कौन से परिवर्तन देखे। तो इसमें साथियों आपको विद्वानों ने देखा कि जहां तक विद्वानों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, उसे प्राग प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, हमारे इतिहास का ज्यादातर भाग इसी में आता है। ठीक है, वो चाहे आपके पाषाण काल हो, तीनों पाषाण काल हो, तीनों पाषाण काल, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इसमें आपका ताम्र और लौह ताम्र और लौह काल भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें या विद्वानों को हम कह सकते हैं कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए विद्वानों ने इसे प्राग ऐतिहासिक काल में बांटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारा दूसरा है जो, वो है हमारा साथियों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए साथियों, यहाँ तक क्या था, विद्वानों ने क्या देखा कि जहाँ तक उन्हें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य
मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा या हम कहें समझा नहीं जा सका। इसको देखिए, समझिए कैसा है। इसमें आपका हड़प्पा से लेकर वैदिक काल आ जाता है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि वैदिक काल में तो लिखित साक्ष्य है क्योंकि वेद मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक आर्यों की कोई भी लिपि नहीं थी। इन लोगों ने लिपि का प्रयोग नहीं किया था। ये लोग अपनी मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हड़प्पा में हमें लिपि तो मिली है, हड़प्पन लिपि अभी तक पढ़ी और समझी नहीं जा सकी है। इस कारण विद्वानों ने इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर विद्वानों ने इस काल में एक चीज को और रखा है, हम वो और समझ लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में साथियों, कुछ विद्वान इसको उत्पादन की शुरुआत से भी मानते हैं, शुरुआत से मानते हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि जहां से उत्पादन का शुरुआत हुई, उत्पादन से मतलब है जहां से मनुष्य ने खेती की शुरुआत की, उत्पादन करना शुरू किया, जहां से कृषि का आरंभ हुआ। तो अगर हम कृषि के आरंभ से माने तो जो कृषि नियमित रूप से नवपाषाण काल से शुरुआत मानी जाती है। तो कुछ विद्वान इसको उत्पादन की शुरुआत से मानते हैं, तो इसको नवपाषाण काल से लौह युग तक मानते हैं। तो कुछ विद्वान आद्य ऐतिहासिक काल को उत्पादन के कारण नवपाषाण काल और लौह काल तक मानते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई आद्य ऐतिहासिक काल की। चलिए अब हम अपना तीसरा देखते हैं, जो कि है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो तीसरा हमारा काल विभाजन है, वो है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर क्या है साथियों, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें पढ़ा समझा भी गया है, भी गया हो। ठीक है, जहाँ से साथियों विद्वानों को लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उन्हें पढ़ा समझा भी जा सका है, वहां से विद्वानों ने ऐतिहासिक काल को माना। अब साथियों हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक काल को कहाँ से माना गया है। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत में जो सबसे पहली लिपि मिली है वो हड़प्पन लिपि है। हड़प्पन लिपि है जिसका टाइम पीरियड 2600 बीसी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए हम यहाँ से ऐतिहासिक काल की शुरुआत नहीं मान सकते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल जो लिपि पढ़ी गई है, सबसे प्राचीन लिपि, वो है, आप सब जानते हैं, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, और जिस लिपि का टाइम पीरियड कहीं पर 600 से 400 के बीच में बीसी में मिलता है। ठीक है, तो 400 से 600 बीसी के आसपास ब्राह्मी लिपि को जब जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा, तो वहां से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करें कि विश्व में आखिर सबसे पहली लिपि कहाँ मिली थी। तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की लिपि मिलती है, जो कि साथियों 3400 बीसी के आसपास की है। ठीक है, उसके बाद हमें मिस्र की उसके बाद हमें मिस्र की लिपि मिलती है, जो कि साथियों 3100 बीसी के आसपास है। तो साथियों, ये है सबसे प्राचीन लिपि में, वो है मेसोपोटामिया की लिपि, उसके बाद मिस्र, और फिर हमारी
जो हड़प्पा की लिपि है वो हो जाती है। अब हम लोगों ने जाना कि भारत में आखिर हम कहाँ से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मान सकते हैं, तो वो साथियों जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, वो उसका टाइम पीरियड 400 से 600 बीसी के आसपास है, तो वहां से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण भारत में हमारा ऐतिहासिक काल थोड़ा लेट आया। दक्षिण भारत में जो तमिल ब्राह्मी लिपि थी, दक्षिण भारत में तमिल ब्राह्मी लिपि को तमिल ब्राह्मी लिपि को 200 बीसी के आसपास तमिल ब्राह्मी लिपि है, उसको पढ़ा गया। तो दक्षिण भारत में हमारा जो है कि कह सकते हैं, जहाँ उत्तर भारत में 600 से 400 बीसी, उत्तर भारत में 600 से 400 बीसी के आसपास ऐतिहासिक काल आ गया था। वहीं ऐतिहासिक काल आ गया था, वहीं दक्षिण भारत में हमारा 200 बीसी में ऐतिहासिक काल आया। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे इतिहास के 3 कालखंड, जिनमें विद्वानों ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन को ध्यान में रखकर इन कालखंडों में बांटा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कैसा चलेगा हमें कमेंट की जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।